हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम चलते हैं इस करंट अफेयर की अगली श्रृंखला में, अगली वीडियो में। हम सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल समिट हुई कहाँ कहाँ पर हुई, कौन कौन सी हुई। तो कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यानी कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से यह यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र है, यानी कि जैसे कॉप 28 भी कह सकते हैं। सुल्तान अहमद अल जोबर को दुबई में आयोजित कॉप 28 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। कोप 28 ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक पर सहमति बनी। वैश्विक स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति के आकलन में सक्षम बनाती है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी, ताकि वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित किया जा सके। वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने में योगदान हेतु सभी देश सर्वसम्मत समझौता करने का आह्वान किया गया। वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता को न्यूनतम 11,000 जीबी तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा क्षमता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दोगुना कर 4% अधिक करने की आह्वान किया गया। विश्व में बैंक की देखरेख में हानि एवं क्षति कोष बनाया गया है, जिसकी प्रतिबद्धता कोप 27 के दौरान मिस्र में की जा चुकी थी। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे विकासशील देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से इस कोष की स्थापना की गई। कॉप 28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, इसमें हस्ताक्षर के रूप में 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं, जो कि 2050 तक वर्ष 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जनों में न्यूनतम 68% तक की कटौती करने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। कॉप 28 में यह घोषणा की गई कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2050 तक बढ़ाकर 3 गुना किया जाए। कॉप 28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इसमें यह सम्मेलन 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। भारत द्वारा 2028 में आयोजित होने वाले कॉप 33 की मेजबानी की पेशकश की गई है। यदि यूएनएफसीसी के हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस पेशकश पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो वर्ष 2002 के बाद दूसरा कॉप होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कॉप 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। यूनिसेफ एवं जेनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से
8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस स्थायी शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। इस अलायंस में 11 देशों के साथ 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। भारत सहित कुल 11 देश, जिसमें भारत है, मिस्र है, नीदरलैंड है, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। 16 नवंबर 2023 को यूएई द्वारा COP28 से पूरे विश्व यानी पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र यानी अल धपरा सोलर फोटोवोल्टोइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र की जो क्षमता है 2 गीगावाट है। COP29 का आयोजन 11 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान में किया जाएगा। COP30 का 10 से 21 नवंबर के बीच 25 को ब्राजील में किया जाएगा। COP5 यानी कि मिनी माता अभिसमय पर 5वीं बैठक यानी कि 30 अक्टूबर 3 नवंबर 2023 के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में पारे पर मिनी माता अभिसरण के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तत्वावधान में आयोजित COP5 की अध्यक्षता क्लाउडिया डुमत्रू द्वारा की गई, जो रोमानिया देश से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए COP5 में 23 निर्णय अपनाए गए, जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जैसे बैटरियों, स्विचों, रिले और फ्लोरोसेंट जो लैब में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने या समाप्त करने हेतु नई स्थितियों की घोषणा की जाएगी। दंत मिश्रण को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्णय किया गया और 2025 तक चरणबद्ध रूप से सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा 25 के बाद सौंदर्य प्रसाधनों में पारे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। 7 साल की वार्ता के बाद पार्टियों ने पारे या पारा यौगिक से दूषित अपशिष्ट में पारे की कुल सांद्रता की सीसा 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। मिनी माता अभिसमय के अंगीकरण की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2023 को मिनी माता फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्देशक एंड्रयू लेविटास हैं। मिनी माता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक COP6 जो कि चिली की अध्यक्षता में 3 से 9 नवंबर 2025 के मध्य जिनेवा में ही आयोजित की जाएगी। COP6 की अध्यक्षता ओस्वाल्डो पैट्रिसियस अल्वारेज पेरेस द्वारा की जाएगी। पारे पर मिनी माता अभिसमय का क्या मतलब है? तो पारे पर मिनी माता अभिसमय एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, जिसका उद्देश्य पारा और उसके यौगिक के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस संधि को वर्ष 2013 में अपनाया गया और यह 16 अगस्त 2017 को लागू की गई। भारत मिनी माता अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत ने वर्ष 2018 में मिनी माता अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। वर्तमान में 12 जनवरी 2024 तक पारे पर मिनी माता अभिसमय के कुल 128 देश हस्ताक्षर करता है तथा 147 देश इसके
पक्षकार है। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। याद रहे कि 23-24 की अवधि के लिए भारत GPAI परिषद अध्यक्ष है, लीड चेयर है। शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया। GPAI काउंसिल एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। GPAI के बारे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुतराती मल्टी स्केल होल्डर पहल है। सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा के लिए वैश्विक साझेदारी है। GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। जो GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई। GPAI के 15 संस्थापक देश कौन कौन से, जिनमें 14 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अत्यंत OECD GPAI स्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। GPAI शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन GPAI का हुआ 3 से 4 दिसंबर 2020 कनाडा के मॉन्ट्रियल में। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर के बीच 2021 में पेरिस में। तीसरा शिखर सम्मेलन 11 से 22 नवंबर के बीच में 2022 में टोक्यो, जापान में। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 को यूके के ब्लेचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस FT समिट प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देशों यानी यूरोपीय संघ ने भी हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन के ब्लेचले घोषणा पर हस्ताक्षर किया। यह ऐतिहासिक घोषणा AI सिस्टम जिसे फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है, संभावित जोखिमों एवं लाभों को संवेदित करने के लिए सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण को बनाने का प्रयास करती है। ब्लेचले घोषणा फ्रंटियर AI जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है और यह विश्व के प्रमुख AI प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके में विश्व के प्रथम AI सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया। यह संस्थान AI के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। याद रहे कि ब्लेचले पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहाँ एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक किया था। कोलोसस जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता है का उपयोग यूके के बकिंघमशायर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उसके जनरल के बीच लॉरेंस कूट लिखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। भारत ने शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों का भारत की अध्यक्षता में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन आमंत्रित किया।
ज्ञात है कि भारत में 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य जीपीआई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी फ्रांस को सौंपी गई। दक्षिण कोरिया अगले 6 महीने के भीतर एक मिनी वर्चुअल एआई शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। थ्री बेसिन समिट या ब्राजील समिट। अफ्रीकी देश जैसे कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजीलिया में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया था। एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के केंद्रीय विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो के राष्ट्रपति डेनिस ससू नगेसो द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी संघ के तत्वावधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्र व संख्याओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। थ्री बेसिन का मतलब है कर्क रेखा, मकर रेखा, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकंग दक्षिण पूर्वी। इनको थ्री बेसिन में शामिल किया गया है। इसके इन तीन बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व को 2/3 जो जैव विविधता इन्हीं तीन बेसिनों के अंतर्गत आती है। आगे, अमेजन बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, यह ब्राजील सहित दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में विस्तृत है। ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, फ्रेंच गुयाना और गुयाना। कांगो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के दूसरे सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का 6% हिस्सा स्थित है। यह मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला हुआ है, जिसमें कांगो गणराज्य, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, मध्य अफ्रीका गणराज्य शामिल है। बोर्नियो मेकोंग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो एशिया के 2 उपक्षेत्रों बोर्नियो द्वीप तथा मेकोंग नदी क्षेत्र में विस्तृत है। G77 शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2023 को G77 चीन को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन यानी हवाना में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति म्यूगल डियाज कैनेल द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय यानी वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर हवाना घोषणा पत्र को अडॉप्ट किया गया अंगीकृत। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। G77 का आगामी शिखर सम्मेलन 2024 के युगांडा में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रहे कि पिछला जो शिखर सम्मेलन 2022 वाला पाकिस्तान में G77 का किया गया था। इससे ये है कि 1964 में G77 के गठन के बाद भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। G77 ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई। ध्यान रहे कि G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में G77 के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर अब 134 पहुंच गई है। चीन के अनुसार G77 का सदस्य नहीं है, वह बल्कि मात्र इस समूह के मिशन का समर्थक है। G77 विश्व की लगभग 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय कि भारत G77 का सदस्य है। 18वां
G20 शिखर सम्मेलन 2023। 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें हुई, जिनमें से 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में G20 की संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 एवं संबंधित आयोजित भारत ने अमिताभ कांत को G20 का जो शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंखला को मुख्य समन्वय यानी चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों के रूप में कौन किसे बुलाया जाता? बांग्लादेश को बुलाया, मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन और यूएई को आमंत्रित किया था। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान स्थायी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यानी कि UN, IMF, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD तथा क्षेत्रीय संगठन AUDA, नीफेड, आसियान के अध्यक्ष के अतिरिक्त अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन CDRI, कोलैबोरेशन विद डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा एशियाई विकास बैंक को भी आमंत्रित किया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख जो परिणाम के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अंगीकृत किया। G20 के नेता G20 महिला मंत्रिपरिषद का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह के गठन पर सहमत हुए। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना यानी यूरोपियन यूनियन। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बन गया। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय गुट है रीजनल ब्लॉक। 1999 में G20 की स्थापना के बाद पहला अवसर है कि जब समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व तक अफ्रीकी संघ G20 की बैठकों में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शामिल होता था, इनवाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अफ्रीकी संघ के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इस संगठन को आधिकारिक रूप से वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजाली असोमानी हैं। वैश्विक जैव ईंधन संगठन का शुभारंभ 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना। यह गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय संग्रह सेंट्रल रेपोजिटरी और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में कार्य करेगा। GBA सदस्य जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक व उपभोक्ता हैं, जैसे अमेरिका, ब्राजील। भारत का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85% है, जबकि उपयोग में लगभग 81% होता है। भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, इस पे भी चर्चा हुई। भारत मध्य पूर्व की आर्थिक गलियारा 9 सितंबर 2023 G20 शिखर सम्मेलन
2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य यूरोपीय आर्थिक गलियारे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसमें आईएमईसी को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। जो हमने कॉरिडोर की समझौता किया है तो ये लग रहा है कि चीन का जो इनिशिएटिव बेल्ट रोड है ये इसके प्रत्युत्तर में, इसके अपोजिशन में। आईएमई एशिया अरब की खाड़ी एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। आईएमईसी का निर्माण दो अलग अलग गलियारों से मिलकर होगा, जिसमें एक पूर्वी गलियारा होगा, यह गलियारा भारत की अरब खाड़ी से जुड़ेगा। वहीं एक उत्तरी गलियारा होगा जो कि गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इन पत्तनों के माध्यम से संबंध एक रेल मार्ग होगा जो कि यूरोप, मध्य पूर्व एशिया को आपस में जोड़ेगा। ये एक विश्वसनीय एवं सस्ता सीमा पारी पोत से रेल परागम नेटवर्क उपलब्ध कराएगा जो वर्तमान समुद्री एवं सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के रूप में होगा। इससे भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एवं यूरोप के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का परागमन सुनिश्चित होगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंप दिया। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित होगा। भारत की G20 अध्यक्षता। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्ष था। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। यह विषय महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग यानी केसरिया, सफेद, हरा और नीले से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। यानी कि पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 लोगों के देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। लोगों के नीचे 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वें आसियान शिखर सम्मेलन संबंधित बैठकों का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय जो विषय यानी थीम है आसियान मेंटर्स यानी कि एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंप दी गई। स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। वर्ष 24 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया।
7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के बाद आयोजित होने वाला यह पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन था। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 8 वार्ता भागीदारों यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका ने इसमें भाग लिया था। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे। भारत पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य है तथा वह इस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास 7 दिसंबर 2023 को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित किए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुर्तगाल एवं इंडोनेशिया से देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष के लिए याद किया जाता है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता की और कोविड-19 महामारी के कारण 2019 के बाद आयोजित होने वाला पहला ऐसा शिखर सम्मेलन है जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। उल्लेखनीय कि पिछले लगातार 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित होते थे और 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो मुख्य विषय है ब्रिक्स और अफ्रीका यानी कि पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, यानी कि ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ साथ अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिकी के अतिथि देशों ने भी भाग लिया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पश्चात जोहान्सबर्ग सेकंड घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे के विकास हेतु खेलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की भी स्थापना की गई। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इस समूह की सदस्यता का विस्तार किए जाने की घोषणा की। ब्रिक्स समूह के में 6 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई। ये 6 नए सदस्य अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब। इन 6 देशों में अर्जेंटीना को छोड़कर 5 देश 1 जनवरी 2000 ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य बन गए। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। ज्ञात रहे कि अर्जेंटीना ने नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये कह दिया कि ये राष्ट्रपति है, हम नहीं इसमें शामिल हो रहे। यानी अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के नेतृत्व से ब्रिक्स में शामिल होने से अर्जेंटीना ने मना कर दिया। पंद्रहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के गठन का भी प्रस्ताव किया। साथ ही प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों के लिए पारंपरिक औषधि के भंडार
की स्थापना भी किया। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2024 में कजान रूस में आयोजित किया जाएगा। 23वां शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का सम्मेलन कहाँ हुआ? 4 जुलाई 2023 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक थी, वो भारत की अध्यक्षता में की गई। एससीओ की अध्यक्षता भारत ने की। आगे इसमें यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल यानी प्रारूप में आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की और इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति एवं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भाग लिया। एससीओ के पर्यवेक्षक देशों यसा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। तुर्कमेनिस्तान के अतिथि देश के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया जो ईरान है। एससीओ का कौन सा सदस्य है? 9वां। इसके तहत एससीओ के सदस्य देशों का दर्जा प्राप्त करने वाला बेलारूस द्वारा मेमोरेंडम ऑन ऑब्लिगेशन हस्ताक्षर किया गया। बेलारूस द्वारा एससीओ की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में प्रस्तावित है और एससीओ शिखर सम्मेलन तक पूर्ण हो जाएगी। वर्ष 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन जो है वो कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा और जो 2023 का एशियाई संगठन सम्मेलन भारत में आयोजित किया और इसमें भारत की अध्यक्षता की। अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन की बात करें, इंटरनेशनल जो इलेक्शंस की बात करें, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन की बात है तो लक्ष्य नहीं हुआ तो ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया। ठीक है भैया, सही बात है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और ये न्यूजीलैंड के आम चुनाव में 14 अक्टूबर को 2023 को आयोजित हुआ था। 2023 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी पराजित हुई और वर्ष 23 में न्यूजीलैंड में संपन्न आम चुनावों के लगभग 6 हफ्ते के बाद नेशनल पार्टी एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के मध्य 24 नवंबर 2023 को एक नई गठबंधन सरकार के गठन हेतु समझौता हुआ। न्यूजीलैंड के इतिहास में अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया। समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स 3 वर्षीय संसदीय कार्यकाल के प्रथम भाग में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। एक्ट न्यूजीलैंड पार्टी के नेता डेविड सीमोर कार्यकाल के द्वितीय भाग में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। इक्वाडोर नोवा इक्वा। 23 नवंबर 2023 को डेनियल नोबोआ ने इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया। नोवा इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उल्लेखनीय कि वेरोनिका अवाद रोजस राजनीतिक व महिला है। इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। डेनियल नोवा इक्वाडोर के सबसे युवा यानी 36 वर्ष के निर्वाचित हुए। साथ ही ये इक्वाडोर के इतिहास में जुआन जोन्स फ्लोरेंस के बाद दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। उल्लेखनीय कि जुआन जोन्स फ्लोरेंस 1830 से में 29 वर्ष की आयु में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए थे। ये तब भी 36 वर्ष में बन रहे हैं। तेरेसा थाविसिन थाईलैंड के
नए प्रधानमंत्री सरिता थाईविसिन कौन, यानी कि ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। 22 अगस्त 2023 को फ्यू थाई पार्टी के सरिता थाविसिन को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। थाईविसिन ने थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति 15 अगस्त 2023 को सैंटियागो पेना ने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सैंटियागो पेना। श्री पेना नेशनल रिपब्लिक एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के नेता हैं। उल्लेखनीय कि पैराग्वे में नए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 30 अप्रैल 2023 को चुनाव संपन्न कराने होंगे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की निवर्तमान सरकार का कार्य समय से पहले ही समाप्त हो गया और उल्लेखनीय 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत नेशनल असेंबली के कार्य की समाप्ति की गई और 12 अगस्त 2023 को निर्धारित की गई। अगले आम चुनावों की बात करें, 8 फरवरी 2023 को 24 को प्रस्तावित है आयोजन। यह अनवर उल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल का राष्ट्रपति चुनाव। नेपाल का यानी 13 मार्च 2000 नेपाल की कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल नेपाल का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, 13 मार्च 2023। 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया था और मार्च 2023 में जनता पार्टी जेएसपी के नेता राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए। वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2 मार्च 2023 को वियतनाम राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। बो फैन थंगा वियतनाम के नए राष्ट्रपति कुक का स्थान लिया। बेंथिंग गिजियोंग। नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव फरवरी 2023 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। बोला अहमद अकेलू तीनों 36% प्राप्त हुई। तीनों बोलीविया राष्ट्रपति नाइजीरिया के पदभार संभाला। अब है अगला इक्वेटोरिया का गिनी मंत्री। 1 फरवरी 2023 को मैनुएला रोकाबोटो इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। इक्वेटोरियल है जो गिनी की प्रधानमंत्री। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्बू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पदभार संग्रहण किया। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव फरवरी 2023 में साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोसा क्रिस्टलाइस 65% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने निकेतन स्वदेश का आयोजन स्थान ग्रहण किया। चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव 2023 28 जनवरी 2023 को भारतीय 23 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावेल विजयी रहे और पेट्र पावेल ने 9 मार्च
2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया।